Respected principal sir, all staff members, dear students, ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हो? कुछ सीख रहे होगे ना? क्योंकि क्लास में तुम्हारे को देखते हैं तो थोड़ी देर में तुम बोर होना शुरू हो जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर थोड़ा सा गौर भी करें आप। जो ये टॉपिक हम लोग जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर इक्वलिटी, मैं बड़ी माफ़ी के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2015 की बात है, मैं हसाण में पोस्टेड था। तो हसाण के अंदर एक लैंगिक समानता के ऊपर कोई एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। तो सब ने जो बोलना था बोला, लेकिन मेरे विचार इसमें थोड़ा सा अलग हैं। मैं इसका थोड़ा सा मुखर विरोधी सा रहा हूँ। ये क्यों है, इसका थोड़ा सा एक हिसाब किताब समझो आप। लैंगिक समानता यानी कि स्त्री और पुरुष एक समान। टेक्निकली स्त्री एक अलग इंडिविजुअल है, पुरुष एक अलग इंडिविजुअल है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है और उसका हमको सम्मान करना चाहिए। दोनों के बीच में आप कभी भी एक तरह का एक तराजू में उनको तोला नहीं जा सकता। आप एक चीज़ को समझो, जहाँ पर भी हम लैंगिक समानता या किसी भी चीज़ की समानता की बात करने लग जाते हैं तो एक वाद पैदा हो जाता है। कभी आप स्टडी करो, क्योंकि हमने अंग्रेजी साहित्य में तो बहुत पढ़ा है, नारीवाद। नारीवाद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि पुरुषवाद था। समझ रहे हो मेरी बात को? पुरुषवाद था इसलिए नारीवाद खड़ा हुआ। और नारीवाद जितना मजबूत होता चला जाएगा, पुरुष उतना ही दबता चला जाएगा। फिर से ये पलटा पलटेगा, फिर से क्या खड़ा हो जाएगा? पुरुषवाद। बात समझ में आ रही है? और जहां पर वाद है वहां पे विवाद है। हम दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? बात ये है। जो टॉपिक ये एलएलसी की तरफ से रखा गया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसको हिंदी में अगर मूल अर्थों में समझा जाए तो इसका अर्थ है लैंगिक संवेदीकरण से तात्पर्य है लैंगिक समानता संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता। मैं तुम्हें थोड़ा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली में ये टॉपिक पैदा कहाँ से हुआ है। थोड़ा सा मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उनसे एक बार एक प्रश्न पूछा गया किसी ने कि आप फिल्में बनाते हो, हीरो मिलता है, हीरोइन मिलती है, फिर गुंडे आ जाते हैं, उनका बड़ा फिर झगड़ा मचता है, आखिरी में विवाह हो जाता है दोनों का, फिल्म खत्म हो जाती है। इसके आगे क्या? कि सारी फिल्मों का अंत यही होता है क्या? तो उत्तर ये मिला कि इसके आगे फिर दिखाने लायक है तो नहीं। एक आदमी जो प्रलय मचती है बाद में, उस प्रलय से बेचारा डरता हुआ तो फिल्म देखने आता है। और वही प्रलय अगर उसको सिनेमा हॉल में देखने लग जाए तो फिर कौन देखेगा फिल्में? अब ये मामला जेंडर सेंसिटाइजेशन का आप समझना, इसको जोड़ना आपके लिए कैसे जोड़ेंगे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। एक शादीशुदा जोड़ा है, उनकी आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम दोनों भाई कैसे रह रहते हो, पति पत्नी तो बिना झगड़े तो रह तो नहीं सकते। ये बड़ा विचित्र सी ये घटना घट रही है ये जगत में, ये झगड़ा क्यों नहीं बचता तुम्हारा? तो पति ने बोला ये तो बहुत सारा, कोई खास मुश्किल बात तो नहीं है। बोला क्या है, थोड़ा समझाओ। बोला घर के अंदर जो बड़े बड़े फैसले जो लेने होते हैं ना, वो तो लेता हूं मैं, और जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, वो मेरी घरवाली ले लेती है। हमारा इसमें आपसे सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ये थोड़े से फैसले भी बताओ। बोला घर कैसे चलाना है, छोटा सा फैसला है, पत्नी ले लेती है। बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, पत्नी ले लेती है, वो संभाल लेती, कोई बात नहीं। बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े होने के बाद शादी किससे करनी है, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, ये छोटे छोटे फैसले पत्नी ले लेती है। तो बोला अगर ये छोटे छोटे फैसले, तो बड़े फैसले क्या हैं, वो आप कौन से लेते हो? भाई रूस यूक्रेन को युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, बड़े बड़े फैसले मैं ले लेता हूँ। मतलब भारत पाकिस्तान में झगड़ा मचना चाहिए कि नहीं मचना चाहिए, बड़ा फैसला मैं ले लेता हूँ। अब ये जेंडर सेंसिटाइजेशन है। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे, इस चीज को तुम समझो। ये जो टॉपिक है मूल रूप से ये कहना चाह रहा है, ये सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड नहीं होकर के भी इसमें भी मेल ओरिएंटेड भी है। मेल ओरिएंटेड किस तरीके से है आप ये समझो। मैं थोड़ा सा पढ़ने का शौकीन हूँ। बहुत साल पहले एक मैंने बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम मैंने एक बार अपने सोमवीर सर से उनका जिक्र किया था। वो बुक लिखी थी जॉन ग्रे ने। मैं उनकी बड़ी बुक पढ़ता हूँ कई बार, और 2005 या 6 के आसपास मैंने उनकी किताब पढ़ी थी। बुक का नाम था मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। सोमवीर सर याद होगा आपको, अपन चर्चा करी थी कि मैन जो है, आदमी जो है वो तो मंगल ग्रह से है, और औरत जो है वो शुक्र ग्रह से है।
यानी कि दोनों घर ही अलग है इनके, और आप बात करने लगे एक समानता की। और ये बंदा पीएचडी है जॉन ग्रे, और इसने इस टॉपिक पे तकरीबन 20 किताबें लिखी हैं। ये कहता है कि आदमी के सोचने का तरीका और औरत के सोचने का तरीका एक ही कंडीशन में अलग होता है। एक आदमी एक कंडीशन में जैसे सोचेगा ना, उसी कंडीशन को औरत अपने अलग तरीके से सोचेगी। इसका उदाहरण एक और मैं बता देता हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है रिबेका सुजैन इवेंस, उसने एक पेपर पब्लिश किया है। मैं उसकी एक लाइन पढ़ देता हूँ, मैं उसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा। वो ये कहती है कि मैन आर प्रिज्यूम्ड टू बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्शंस वेयर एज वुमेन आर गवर्नड बाय इमोशंस। इसको साधारण अर्थों में समझा जाए तो आदमी मोटिवेटेड तब होता है जब ज़रूरतें हों, और औरत मोटिवेटेड तब हो सकती है जब उसके अंदर उसको केयर दी गई हो। छोटा सा उदाहरण है, घर में टमाटर खत्म हो गए हमारे, मैं थोड़ा सा इस मामले में बेकार सा हूँ। ये संजय अपने सुरेंद्र सर तो जानते भी हूँ, मैं नालायक हूँ इन मामलों में। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा कि टमाटर नहीं है, शाम को सब्जी बनानी है, टमाटर ले आना जाके। मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाऊँगी टमाटर लेने, मैं ज़रूरत है, सब्जी कैसे बनेगी, जाना तो पड़ेगा। बोला मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी, टमाटर ले आओ, खुद नहीं जाया जाता, ये है वो है। मैं नालायक, मैं गया नहीं। अब एक अल्टरनेट एंगल देखना, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है यहाँ पे, मैं स्कूल में हूँ, मेरी बेटी को थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बेटी तबीयत खराब होगी, उसको मेरी वाइफ स्कूटी बिठा के तुरंत लेके चली गई। आप समझ रहे हो? और कोई खास ऐसी आफत भी नहीं आ रही थी कि नहीं लेके जाएंगे तो कोई बिजली पड़ जाएगी, ऐसा भी कोई खास विशेष बात नहीं थी। अब इस बात को समझो आप, आदमी के सोचने का तरीका क्या है। आदमी काम कब करेगा? आदमी काम तब करेगा जब उसको ये लगेगा कि मेरे को आवश्यकता है, मुझे कर लेना चाहिए। और औरत आप तब ही काम करेगी जब उसके साथ उसकी भावना जुड़ी हुई हो या उसको केयर के साथ संभाला गया हो। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए ज्यादातर अगर आप गौर करोगे तो जो बच्चा होता है वो उसकी माँ के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, अपने पिता के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता। ये गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मैं गलत है कि सही है? यही बात है ना। एक बच्चा माँ के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। अब एक पति पत्नी का झगड़ा इस बात पे हो जाए कि तूने मेरे बच्चे को क्या घुट्टी गोल के पैर रखी, मेरे से तो भागते हैं ये, और तेरे से सारी बातें ये डिस्कस कर लेते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इसका क्या हल हो? इसका क्या समाधान है? कोई है समाधान? इसका कोई समाधान नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समाधान है कि आदमी के सोचने का तरीका अलग है, औरत के सोचने का तरीका अलग है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? और जब तक आप इन दोनों के सोचने समझने के तरीकों को ढंग से एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप इन दोनों के सोचने के तरीकों को नहीं समझोगे, आप जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। अपना नुए खूंट बजाना है। लड़का और लड़की के अंदर हमेशा यूं ही तनाव रहना है। आप इस बात को समझें। जो भी सरकारें कानून लेकर के आते हैं, जैसे संजय सर ने बहुत अच्छा बताया, सोमवीर सर ने भी बहुत अच्छा बताया, बहुत सारे कानून हैं। अब एक एक कानून तो वैसे सर ने भी गिना दिए हैं। अब जैसे ये RT लगा लो, क्रिमिनल लॉ एक्ट लगा दो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस लगा लो, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा लो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट लगा लो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लगा लो। कितने ही एक्ट है। ये सारे के सारे एक्ट किस लिए हैं? मैं सोमवीर सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये कानून किस लिए लाए जा रहे हैं। ये कानून इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं औरतें दमन महसूस करती हैं। अब तुमने ये प्रश्न पूछना है कि औरतें दमन महसूस करती हैं, क्यों दमन महसूस करती हैं? अब मुझे बताओ क्यों दमन महसूस करती हैं? क्योंकि हमने हमारे समाज के अंदर औरत और आदमी को समझने का जो मापदंड होता है उसके ऊपर कभी हमने विचार ही नहीं किया। इस बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं कि हाँ, इनके सोचने का थोड़ा तरीका अलग है। तो इस विषय पर मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इमोशंस को समझो। एक लड़की ताउम्र तक अपने माता पिता के साथ किसी भी विषय पे बात कर सकती है। बेटी और माँ के बीच में हर वो बात डिस्कस हो जाती है जो रूटीन में हम कोई डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन एक बार तुम एक लड़के का एग्जाम्पल लेकर के सोचो, क्या लड़का उसके जीवन में जब वो बड़ा हो रहा होता है,
जब उसकी बॉडी बड़ी हो रही होती है, उसका शरीर बड़ा हो रहा था, वो किससे बात करता है? उसके पास है कोई बात करने के लिए? माता पर्दा रखेगी, माता के साथ वो बात नहीं कर सकता। बाप बाप ही है, फिर बाप के साथ तो फिर वैसे ही कोई तालमेल नहीं बैठता, तो बच्चा क्या कर, लड़का क्या करेगा? इसलिए लड़का जो है, लड़का बचपन से लेकर के जब बड़ा होता था, उसके अंदर एक इमोशनल डेफिसिट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। वो इमोशनल डेफिसिट का शिकार होता है, और फिर बाद में उसके दिमाग में जो धीरे धीरे समाज के माध्यम से चीजें बढ़ती चली जाती है, उसके प्रति वो विरोधाभासी हो जाता है लड़कियों के प्रति, और जिसके परिणाम स्वरूप ये कानून बनते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से, जेंडर सेंसिटाइजेशन का टॉपिक जो है, उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़कियां अपने को जैसी हैं वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों का भी जो एक इमोशनल क्वेश्चन होता है, उसका भी अपना एक सोचने का ढंग होता है। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो ना तो लड़का ये एक्सपेक्ट करे कि हम किसी कंडीशन में जैसा सोच रहे हैं लड़की भी वैसे ही सोचे। घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? घरों में लड़ाई होने का मतलब ये ना कि आदमी ने कह दिया ये करना पड़ेगा, औरत उस तरीके से सोच ही नहीं रही है, और उसको उसके तरीके से सोचवाने का दिमाग हमने है नहीं, इतना पेशेंस है नहीं। जब इतना पेशेंस संयम है ही नहीं कि आप सामने वालों को जिस तरीके से वो समझना चाह रहा है उस तरीके से वो समझा ही नहीं पा रहा है, तो लड़ाई ही होगी, झगड़ा ही होगा, डोमेस्टिक वायलेंस ही होगी, और क्या होगा? मुझे बताओ, मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? फैसला किसने लिया? आदमी ने लिया। कोई पर्टिकुलर कंडीशन में आदमी ने फैसला ले लिया। अगर औरत को वही फैसला लेने को बोलोगे तो औरत वो फैसला उसी ढंग से नहीं लेगी, लेकिन आपने कह दिया कि मैंने फैसला ले लिया, उसको अपनी वाइफ को समझाना है, समझाने का तरीका आपको पता नहीं है, नतीजा क्या होगा? बहस। नतीजा क्या होगा? डोमेस्टिक वायलेंस। ये है जेंडर सेंसिटाइजेशन। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे मैं क्या चाह रहा हूं, या नहीं समझ में आया अभी भी? ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टॉपिक है, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसलिए कभी भी वैचारिक रूप से एक दूसरे के प्रति पूर्वक बनने की कोशिश मत करो। आपका सोचने का ढंग है अलग है। आप मंगल ग्रह से आए हो, शुक्र ग्रह से आए हो, और हम कहां से आए हुए हैं? मंगल ग्रह से आए, बस गलती से पृथ्वी पे इकट्ठा हो रहे हैं। मंगल ग्रह लाल होता है, ओ जब लाल है मैडम। तो कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना ही है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए एक दूसरे के प्रति छोटे अर्थों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट से भरो, एक दूसरे के प्रति आदर से भरो, एक दूसरे को किसी को हीन दृष्टि से या किसी को सुपीरियर दृष्टि से सोचने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी ने तुम्हारे सिलेबस में डाला हुआ है, जेंडर सेंसिटाइजेशन के रिटर्न रिकॉर्ड के अंदर है कि एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के देख लो। जो बच्चे 11वीं में है ना, उन्होंने 10वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा होगा, बोली है ना, बोली। वो लड़की बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो शिक्षा करती है, पढ़ती है जैसे तैसे, फिर उसकी माँ बाप उसकी शादी किसी बूढ़े के साथ कराना लगते, लेकिन वो लड़की आवाज उठाती कि नहीं मैं नहीं करूंगी, है ना। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का है कि मेरी इंडिविजुअलिटी है, मेरी इंडिविजुअलिटी की भी तो रिस्पेक्ट करो तुम। ये तुम्हारे सिलेबस में है, कभी उसको समझो उस तरीके से। तो भाई किसी तरह का प्रतियोगिता में मत आना वैचारिक। आप दोनों अलग हो, और जो अलग हो उसको स्वीकार करो। शिव अलग है, शक्ति अलग है, और शिव और शक्ति से ही सृष्टि चलती है। अगर शिव शक्ति होना चाहे और शक्ति शिव होना चाहे तो बन लिया काम। तो इस चीज को सम्मान करो, एक दूसरे का आदर करो, यही जेंडर सेंसिटाइजेशन है। काफी देर हो गए बोर करते हुए तुम्हें, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अंत में मैं हमारे प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करूंगा कि इस विषय पर अपने जो व्यू रखें। थैंक यू। आपकी